हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये आपका रीजनिंग का अभ्यास सीरीज का पार्ट 3 सेशन होगा, जिसमें हम और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और आई होप आप सभी के लिए जो सीरीज है वो काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा सेशंस को। एंड आज के सेशन में हम कवर करेंगे सिलॉजिज्म के कुछ क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं एंड डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे एंड आई होप आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हमें समझ आ जाता है कि हमको एग्जाम में कैसे इनको हैंडल करना है। ठीक है, तो थ्रू क्वेश्चंस वी विल लर्न हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो ये पार्ट 3 है आपका। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी हो गए हैं। अगर आपने मिस किए वो वीडियोस तो आप जरूर देखिएगा उनको। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे वी विल स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस। तो यहाँ पे आपका यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओएयू के लिए टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अभी आपके हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो, सिलेबस कवर करते हो, उसके बाद आपको ये भी जानना होता है कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो या कहाँ, मतलब आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसमें से कितनी चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। राइट, वो बेहतर आप समझ पाओगे जब भी आप कोई टेस्ट दोगे। राइट, विद अ लिमिटेड टाइम, जिसमें आपको टाइम का पता रहे, जिसमें आपको एग्जाम प्रेशर भी फील हो, सब चीज़ें आपको फील हो और एक बिल्कुल एग्जाम तरीके से आप यहाँ पे अपने जो प्रिपरेशन है उसको कर पाओ। राइट, तो ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। इसमें आप देख सकते हो आपका 15,000 प्लस क्वेश्चंस हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी है आपके, 100 PYQs हैं आपके। ठीक है, मंथली करंट अफेयर टेस्ट भी हैं आपके एंड इसमें आपको अभी बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, दैट इज 87% ऑफ आपको मिल रहा है। ठीक है, एंड कोड आपको यूज करना है EPFO 87 एंड ये कोड आप यूज करोगे, इसकी हेल्प से आप ये 87 का जो डिस्काउंट है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जो ये 1900 MCQ वाली बुक है उसे भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको सारे स्पेशल कंपोनेंट जो भी हैं आपके एग्जाम के लिए उसके जो MCQs हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे और आपको जो इसका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं विद आवर होमवर्क क्वेश्चन। मैंने आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में ये होमवर्क दिया था एंड आई होप आप सभी ने ये होमवर्क ज़रूर किया होगा। सो लेट्स सी कि इसमें आपने क्या आंसर किया है और क्या आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आप देखिएगा, अर्जुन इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रोहन इज 11th इन द राइट एंड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अर्जुन जो है वो 8th फ्रॉम द लेफ्ट है और 11th फ्रॉम लेफ्ट है। ठीक है, इन नहीं है, फ्रॉम है। ठीक है, इफ रोहन शिफ्ट्स बाय 5 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट, अगर रोहन जो आपका पहले से यहाँ पे कहाँ है, राइट से 11th पोजीशन पे है, वो 5 प्लेसेस लेफ्ट की 1, 2, 3, 4 एंड 5th पोजीशन पे ये रोहन आ चुका है अब। ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा लेफ्ट से, वो बन जाएगा 13th पोजीशन। अब वो जो नई पोजीशन है रोहन की वो 13th है, कहाँ से, लेफ्ट से। तो क्या आप ये रोहन की जो न्यू पोजीशन है आप राइट से निकाल सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपको नोन है ना, ये तो आपको ऑलरेडी नोन है। तो आपके पास 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, राइट, 16 यहाँ पे हो गया। तो जो रोहन है उसकी जो राइट डायरेक्शन से, राइट एंड से जो रैंक होगी वो 16th हो गई। कैसे पता चला? क्योंकि रोहन की पुरानी रैंक जो है, पुरानी पोजीशन जो है वो 11th पोजीशन पे है। तो अगर वो कुछ पोजीशन पीछे खिसक जाए तो राइट से ही आप उसका आंसर निकाल सकते हो, उसकी पोजीशन निकाल सकते हो। राइट, अब यहाँ पे आपको पता है रोहन की जो भी यहाँ पे जो न्यू पोजीशन है रोहन की, वहाँ पे वो अभी स्टैंड करता है। राइट, तो वो कौन, हमें पता चल गया लेफ्ट से उसकी रैंक, राइट से उसकी रैंक पता चल गई ना। तो यहाँ पे अब आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे, दैट इज L + R माइनस में 1 करके। आपके पास 13 + 16 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा पूरा 29 - 1 दैट इज 28। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। ABCDH तक है आपके पास। सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड, सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप सर्कल बनाओगे तो सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, इनसाइड फेस करे तो एरो भी उसी साइड से बनाओगे आप। C इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ E। C जो है वो सेकेंड टू राइट है E के, तो E अगर आप यहाँ पे रखोगे तो उसके 1 और 2 C आपको यहाँ बिठाना राइट डायरेक्शन में। ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन C एंड B, C और B के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे
1 और 2 इधर की साइड को भी बी को रख सकते हो। अब बी जो है वो जरूरी नहीं है कि सी के लेफ्ट से ही काउंट करो, आप सी के राइट से भी काउंट कर सकते हो। तो 2 केस यहाँ पे से आपके ऐसे करके बन गए, 2 पॉसिबिलिटीज बेसिकली, ठीक है। तो हमें हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे माइंड में लेके चलनी होती है। और बेसिकली आपके एग्जाम में ज़्यादा मुश्किल ये नहीं आएगा, ठीक है। और ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगता है सॉल्व करने के लिए तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इसको स्किप करना चाहिए। तो ई यहाँ पे है, सी आपका यहाँ पे है। सी के लेफ्ट साइड से आपने काउंट किया तो 1 और 2, आप राइट साइड से भी काउंट करिए बी को। 2 लोग बैठ गए हैं बी के और सी के बीच में। डी इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकेंड टू लेफ्ट, देखो बी यहाँ पे पहले केस में, तो 1 एंड 2, डी आपके पास यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड को सेकेंड पोजीशन पे। उसी तरीके से डी आपका यहाँ पे आएगा दूसरे केस में भी लेफ्ट साइड को। क्लियर है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का थोड़ा ध्यान रखना होता है। 3% डी और जी के बीच में, देखो 1 2 3 जी यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ना दोनों साइड में से कहीं से भी आप काउंट करोगे, आपके पास जी इसी पोजीशन में आएगा। जब 3% बैठे हुए तो आप डी के दोनों साइड से काउंट कर लो, जी उसी पोजीशन पे आएगा। सिमिलरली इन द सेकेंड केस ऑल्सो, जी जो बैठा है सेकेंड टू लेफ्ट है एफ के, तो जी तो ऑलरेडी रख दिया है, तो अब जी की हेल्प से अब आप एफ को रखो, तो एफ के सेकेंड टू लेफ्ट, तो एफ आप यहाँ रखोगे यहाँ पे ताकि f के सेकेंड टू लेफ्ट आप g को देख पाओ। f को आपको यहाँ रखना है ताकि आप f के सेकेंड टू लेफ्ट g को देख पाओ। 1 पर्सन e और h के बीच में बैठा है, तो e और h के बीच में 1 पर्सन, देखो दूसरी साइड e c ऑलरेडी है, h नहीं आ सकता, यहाँ पे आपका h आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आपका h आ जाएगा। नेक्स्ट केस में e और h अगेन आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a इज नॉट अ नेबर ऑफ b, ए जो है वो देखो, अब सेकंड केस में ए तो यहीं पे ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, है ना, उसके लिए और जगह तो खाली नहीं है। बट ए और बी नेबर नहीं होने चाहिए, नेबर का मतलब होता है उसके पड़ोस में नहीं होना चाहिए। और एक केस जो आपका पहला केस है उसमें ए की पोजीशन फिक्स हो गई और लास्ट जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई, तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन बन रहा है वो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, अब इस पे बेस किसी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, जैसे हु इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ डी, सेकंड टू राइट ऑफ डी हमारे पास यहाँ पे कौन है, बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी और एच, सी और एच के बीच में आप देखिएगा तो 3 पर्सन बैठे हुए हैं, 3 आपका आंसर होगा। इनमें से कह रहा है कि स्टेटमेंट गलत कौन सी है, क्या 1 पर्सन है ई और एच के बीच में, तो ये तो करेक्ट है। 3 पर्सन बैठे हैं बी और एफ के बीच में, क्या बी और एफ के बीच में 3 है, ये भी करेक्ट है। डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है एच के, क्या ये, तो ये सारे ही सही हैं, तो इनमें से कोई भी फॉल्स नहीं है, ऑल आर ट्रू आंसर आएगा, ऑल आर ट्रू। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इसको आंसर करना था। आई होप आप सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे से। अब आपके पास है यहाँ पे सिलॉजिज्म का चैप्टर। सिलॉजिज्म का चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से, बट कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक यहाँ पे सिखाऊंगी। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ऑल जब हम बनाते हैं कि ऑल ए आर बी, फॉर एग्जाम्पल एक है ऑल ए आर बी, तो जो आपका सर्कल है वो कैसे बनता है, जो आपका डायग्राम है, ए इसका मतलब है सारे के सारे बी के अंदर हैं। दूसरा आ गया सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है, तो यहां पे ए और बी ऐसा सर्कल बन रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास यहां पे है थर्ड नो ए आर बी, नो ए आर बी, तो ए और बी। देखिए इस चैप्टर को मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया हुआ है, तो यूपीएससी सीसेट चैनल में भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। उसमें आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाओगे, आप सिलॉजिज्म का चैप्टर यहाँ पे से फाइंड आउट करोगे, तो सिलॉजिज्म का चैप्टर मैंने बहुत ही बेसिक से, मतलब बिल्कुल ABCD से पढ़ाया हुआ है, वो आप कंसिडर कर सकते हो और आपके बहुत अच्छे से सिलॉक्स का चैप्टर कवर हो जाएगा अगर आप यहाँ पे इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम MCQ कवर कर रहे हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक तो थोड़ा यहाँ पे ब्रश अप कर रहे हैं। फोर्थ एक और आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है, दैट इज सम ए आर नॉट बी, तो ये आपके पास डायग्राम कैसा बनता है, सम दैट इज, ये जो छोटा पार्ट है ये बता रहा है कि सम ए, मतलब कुछ ही पार्ट जो ए का है वो बी नहीं है या बी से नेगेटिवली रिलेटेड है। तो नेगेटिवली रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, आप ये बोलोगे यहाँ पे कैसे रिलेटेड है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। बेसिकली दोनों ही केसेस में आपके पास जब हम बोल रहे हैं नेगेटिवली रिलेटेड है या पॉजिटिवली रिलेटेड है, रिलेशन है, दोनों ही केस के अंदर रिलेशन है, इवन इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट रिलेशन डिफाइंड है स्टेटमेंट के अंदर। अब याद
याद रखना, जो ये आपको गिवन होता है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के बाद आपको कुछ कंक्लूजन गिवन होते हैं, कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं। स्टेटमेंट में आप जो भी रिलेशन गिवन होता है एलिमेंट्स के बीच में, वो इलॉजिकल दिखाई देगा आपको, बट वो आपको सही मानना है, 100% ट्रू मानना होता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, लॉजिकली भले ही आपको गलत दिखे बट वो ट्रू होगा, और उसी की हेल्प से आप वेन डायग्राम बनाते हो, उसी के रिलेशंस को आप डायग्राम में शो करते हो। अब कंक्लूजन में भी कुछ पॉइंट्स ही आपके पास गिवन होते हैं, कुछ रिलेशंस ही गिवन होते हैं, बट कंक्लूजन के जो रिलेशंस हैं वो गलत और सही दोनों हो सकते हैं। वो आपको चेक करना होता है वेन डायग्राम से या फिर स्टेटमेंट की हेल्प से, कि स्टेटमेंट में वो रिलेशन डिफाइंड है या नहीं है, या सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन की जो आपके रिलेशन है उन्हें आपको बताना होता है कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम और द स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद कुछ ऑप्शंस आप चूज करते हो अकॉर्डिंग टू योर सॉल्यूशन और आंसर। अब यहाँ पे ये एक चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ये याद रखो कि when there is no direct relation, बोल सकते हो आप, no direct relation between two elements, no direct relation between two elements is defined or is given, बोल सकते हो, is given in the statement then we cannot be sure of any relation between those two, जिसके बारे में बात की गई, those two elements, उन्हीं दो एलिमेंट के बीच में हम श्योर नहीं हो सकते। तो जब तक आप श्योर नहीं होते हो तब तक आप ट्रू नहीं बोलते हो। ठीक है, therefore it will be false, the relation will be false basically। ठीक है, तो रिलेशन फॉल्स हो गया तो कंक्लूजन भी फॉल्स हो रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम श्योर होंगे, जब तक हम श्योर होंगे 100%, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखो, जब 100% श्योर होते हैं कि ये रिलेशन सही है या करेक्ट है, तो आप तब जाके बोलोगे ट्रू है। अब जब आप 100% श्योर हो कि ये क्या है, इनकरेक्ट है, रिलेशन क्या है, इनकरेक्ट है, तो जाके आप फॉल्स बोल देते हो कि भाई ये फॉल्स है क्योंकि गलत है ना, इसलिए। अब अगर आपको यहाँ पे ये पता है कि रिलेशन जो है वो हम 100% श्योर नहीं है, व्हेन वी आर नॉट 100% श्योर, तो क्या होगा, तो भी आपका जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन तब भी फॉल्स ही रहेगा, तब भी क्या रहेगा, फॉल्स। तो आई होप आप ये कुछ चीजें समझ पाए होंगे। एंड ये डायग्राम आप ध्यान रखिए कि ऐसा ही डायग्राम आप यहाँ पे बना के चलते हो। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम क्वेश्चन से थोड़ा सा सीखते हैं। देखो, अब यहाँ पे आपके पास है कि सम रॉक आर गार्डन, कि कुछ रॉक, देखो सम रॉक्स आर गार्डन, ठीक है, ऑल गार्डन आर डार्क, ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। अब इसकी हेल्प से कंक्लूजन्स को चेक करो। तो सम गार्डन आर रॉक, रॉक और गार्डन कह रहा है, सम गार्डन आर रॉक। यहाँ पे देखो सम रॉक आर गार्डन दिया था, यहाँ पे सम गार्डन आर रॉक पूछ रहा है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। तो जब भी हमारे पास सम का, देखो सम का रिलेशन पूछा गया होगा, तो सम का मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या होता है, कॉमन पार्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स, कॉमन पार्ट विजिबल होना चाहिए। क्या आप श्योर हो, यस, तो आप श्योर हो तो करेक्ट होगा ये। नो रॉक इज डार्क, देखो रॉक और डार्क के बीच में गार्डन की हेल्प से एक कौन सा रिलेशन मैंने, कॉमन पार्ट आपको दिख रहा होगा रॉक और डार्क के स्पेस के बीच में या फिर उसके एरिया के बीच में। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको पता है कि सम का रिलेशन है, क्या नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है? नो का मतलब है कि एक नेगेटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है रॉक और डार्क के बीच में, तो ये गलत होगा। तो पहला ही कंक्लूजन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर है?
ओके तो याद रखिएगा, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी कोई नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्ट कंक्लूजन या डेफिनेट कंक्लूजन, मतलब कि जिसमें आपका कोई कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी टाइप के वर्ड नहीं गिवन है, तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है। किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से किसी नेगेटिव स्टेटमेंट का कभी भी कोई पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन ये दिया है, जो अभी आपको मैंने बताया, ये डेफिनेट कंक्लूजन हैं दोनों के दोनों। डेफिनेट मतलब 100% श्योरिटी से बताओ कि ट्रू है फॉल्स है। ट्रू है तो 100% श्योरिटी चाहिए ही चाहिए। फॉल्स तो मैंने बताया ना कि जब नहीं भी पता हो तो भी फॉल्स, पता है तो भी फॉल्स, है ना, इनकरेक्ट में भी, तो आपके पास पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कार सारे व्हीकल के अंदर है, ऑल व्हीकल आर बसेस, तो ऑल व्हीकल बसेस के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? तो आपके पास ऑल कार्स आर बसेस, कह रहा है कि सारे कार बसेस दिख रहे हैं। देखो आपको इस पूरे डायग्राम से कार सारे के सारे इनसाइड बस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो कार अगर व्हीकल के अंदर है, व्हीकल बस के अंदर है, तो कार भी बस के अंदर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। सम व्हीकल आर बसेस, कुछ व्हीकल बस हैं। कुछ व्हीकल का मतलब है जब हमारे पास किसी के बीच में, यहां से एक और चीज सीखिएगा कि जब हमारे पास किसी के बीच में ऑल का रिलेशन होता है, अगर ऑल का रिलेशन होता है तो उससे हम हमेशा सम का रिलेशन डिफाइन कर पाते हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर मेरे पास यहां पे नो का रिलेशन दिया गया हो किसी के बीच में, तो आप वहां पे सम नॉट का जो रिलेशन है वो बता सकते हैं। इसको मैं समझा देती हूँ आपको अच्छे से एक एग्जांपल देके। देखो ऑल का मतलब, अगर मुझे पता है एक गांव है, गांव में 24 आदमी हैं, टोटल कितने आदमी हैं? 24 आदमी हैं। मैं ये कहूंगी सिर्फ आदमी ही आदमी है, गांव में 24 आदमी है और कोई नहीं है। तो मैं कहूं अगर उस गांव में देखो 24 मेन हैं और सिर्फ मेन ही रहते हैं, तो अगर मैं कहूं गांव के 12 लोग जो हैं वो भी मेन होंगे, गांव के 12 लोग मैं छांट के निकालूं, उनमें से मैं कहूं मुझे 12 लोग चाहिए, तो वो सारे मेन ही होंगे, राइट? ऑब्वियसली अगेन मेन होंगे। तो अगर आप सारे बोल रहे हो, सब ऑल इंक्लूड कर रहे हो, तो उसमें से कुछ पार्ट भी आपका मेन ही होगा। अगर ऑल मेन हो गया तो सम मेन भी होगा, मतलब 12 भी मेन ही होंगे, 12 मतलब उसका कुछ हिस्सा, राइट? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहूं कि सारे के सारे क्या हैं? मेन हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे कहूं, या फिर मैं बोल सकती हूं सारे के सारे विमेन हैं, जो भी उसमें 24 लोग हैं विलेज के अंदर वो सारी की सारी विमेन हैं, राइट? तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि अगर सारी की सारी विमेन है तो मैं बोलूंगी मेन लेके आओ, तो कितने मेन आएंगे? 0 मेन आ जाएंगे, क्योंकि एक भी मेन नहीं है, राइट? क्योंकि एक भी मेन नहीं है। या फिर मैं बोलूं कि आपके पास मेन और विमेन दोनों है, गांव में मेन और विमेन दोनों है, जिसमें से विमेन जो है आपकी सारी की सारी जो है वो इलिटरेट है। क्या है? इलिटरेट है, ठीक है? अब इलिटरेट में आपके पास जब विमेन सारी की सारी इलिटरेट हैं, तो इनमें से भी अगर मैं बोलूं कुछ हिस्सा जो है वो इलिटरेट होगा। अगर सारी विमेन इलिटरेट हैं तो कुछ विमेन भी इलिटरेट होंगी। तो इसी तरीके से अगर नो विमेन कैन रीड, तो सम विमेन कैन ऑल्सो आर ऑल्सो नॉट लिटरेट, ठीक है? तो यहां पे आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहां पे सम व्हीकल आर बसेस आपका करेक्ट होगा। तो आपके पास दोनों ही ट्रू है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम इंजीनियर आर टीचर, फिर वो बोल रहा है सम टीचर आर डॉक्टर। अब इस सर्कल में आप एक चीज ध्यान रखो, देखो इस इंजीनियर का जो सर्कल है वो यहां तक खत्म हो चुका है, यहां तक स्पेस इसका खत्म हो चुका है। इसका मतलब जो भी इसका रिलेशन डिफाइंड है वो यहां तक ही डिफाइंड है। उसी तरीके से डॉक्टर का जो रिलेशन डिफाइंड है वो सिर्फ यहां तक ही डिफाइंड है, वो सिर्फ यहां तक ही डिफाइंड है। अब दोनों के इन दोनों सर्कल, देखो ध्यान रखना, इन दोनों के सर्कल जो है वो टी के साथ, टीचर के साथ तो कॉमन दिख रहे हैं, बट आपस में कैसे रिलेट है हमें नहीं पता। तो यहाँ
पे जो मैंने आपको पहले सिखाया था, इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है। तो जब किसी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा होगा, उनके बीच में कुछ भी हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। तो क्या सम इंजीनियर डॉक्टर हैं? हमें नहीं पता। मैंने कहा था ना, इसके लिए सम, ये जो आपको कंक्लूजन है उसके लिए श्योर होना पड़ता है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास सारे डॉक्टर इंजीनियर, अगेन सेम रीजन आप दोगे कि डॉक्टर और इंजीनियर का तो मुझे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, इसलिए मैं कुछ भी श्योर नहीं हो सकती, तो गलत होगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों ही कंक्लूजन जब फॉल्स होता है तब हम चूज करते हैं नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको ट्राई करिएगा एक बार। सम ब्लैक आर टी, कुछ ब्लैक क्या है? टी है। तो जब आप देखोगे सम ब्लैक आर टी, नो टी आर कॉफी, कोई भी टी कॉफी नहीं है, तो नो टी आर कॉफी, ये डायग्राम बनेगा। अब ध्यान रखें कि जो आपके पास यहाँ पे कॉफी का नो का रिलेशन है वो सिर्फ टी से है, ना कि ब्लैक से। तो यहां तक कॉफी का नो का ही रिलेशन रहेगा इस पूरे स्पेस तक। जब भी किसी के बीच में नो का रिलेशन होता है तो ऑब्वियसली वो सारा ही नेगेटिवली रिलेटेड है। सम टी आर ब्लैक, तो कुछ टी ब्लैक दिख रही है, तो कॉमन पार्ट है इनके बीच में, यस। देखो सम ब्लैक आर टी है, उसका ऑपोजिट दिया गया है, तो ये आप सही बोलोगे, इसको ये फॉलो करता है। नेक्स्ट देखो नो ब्लैक इज कॉफी। अब नो ब्लैक इज कॉफी गलत होगा, क्यों होगा? आप कहोगे यस मैम ये करेक्ट है, क्योंकि नो का रिलेशन, अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि नो का जो रिलेशन है वो सिर्फ टी और कॉफी के बीच में, ना कि ब्लैक के बीच में। तो यहाँ पे आपका जो ब्लैक है वो पूरा का पूरा सर्कल जो है उसका रिलेशन इस कॉफी से कैसा है? डायरेक्टली कोई आंसर नहीं या कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत होगा। तो सिर्फ पहला ही यहाँ पे ट्रू होगा। ओके चलिए, ओके क्योंकि आपको देख रहे हो, जैसे मैंने बताया कि कॉफी का जो नो का रिलेशन है वो इस सर्कल तक है। ये रेड सर्कल आपको जो आप दिख रहा है उसमें ब्लैक का कुछ पार्ट तो आ रहा है, बट कुछ पार्ट आ रहा है, सारा पार्ट नहीं आ रहा है, राइट। ब्लैक का कुछ पार्ट आ रहा है बट सारा पार्ट नहीं आ रहा है। तो जब तक सारा पार्ट नहीं आएगा नो नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑल है इसका मतलब उसके बाद उसमें हम सर्टेन या कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। सिमिलरली और नो ऑल हो गया तो नो वाले में भी हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि सम और सम नॉट में हमें पार्शियल इंफॉर्मेशन पता रहती है, पार्शियल इंफॉर्मेशन या कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। ऑल बुक आर पेन, तो सारी बुक क्या है? पेन है। नो बुक इज अ कॉफी, कोई भी बुक कॉफी है, नो बुक इज अ कॉफी, तो यहां पे आ जाएगा। अब ध्यान रहे, मैं इस सर्कल से एक चीज सीखो कि जो ये कॉपी का नो का रिलेशन है वो बुक से है। किससे है? नो, बुक से है। और पेन से उसका कोई डायरेक्ट नो का रिलेशन नहीं है। तो पेन के अंदर तो बुक के अलावा ये पूरा पार्ट खाली है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास इंडिया कंट्री है, इंडिया कंट्री में दिल्ली एक स्टेट है, राइट। अब दिल्ली का जो रिलेशन है, मान लो बाहर की कोई कंट्री है, कंट्री एक्स से नो का रिलेशन है, पर इंडिया में तो और भी सारे स्टेट्स हैं, है ना। दिल्ली के बाहर बहुत सारे स्टेट इंडिया के अंदर खाली हैं या इंडिया के अंदर है, प्रेजेंट है। अब उन स्टेट का कंट्री एक्स से कैसा रिलेशन है उसका हमें आइडिया नहीं होगा, ठीक है। हमें सिर्फ पता होगा कि दिल्ली का कंट्री एक्स से क्या रिलेशन है। क्लियर? नो कॉपी इज पेन, कह रहा है कि कोई भी कॉपी पेन नहीं है। तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया, नो मतलब कंप्लीट। तो क्या कंप्लीट कॉपी का जो रिलेशन है पी से, मतलब पेन से नो का है? नहीं, क्योंकि कॉपी का जो नो का रिलेशन है वो इससे है, ठीक है। कॉपी इसके अंदर पॉसिबल है, जा सकता है, तो नो का रिलेशन तब तक नहीं होगा जब तक पॉसिबिलिटी रहेगी, तो ये गलत होगा। एटलीस्ट सम पेन इज नॉट कॉपी। अब ये बताओ, काफी ट्रिकी क्वेश्चन, तो ये हमारा करेक्ट होगा। क्यों अब करेक्ट होगा? देखो, कह रहा है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। ये आपको इस डायग्राम से दिख रहा होगा, मैं आपको बताती हूं। इट इज विजिबल दैट सम पार्ट of pen which is book, right, is not copy। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो कुछ पार्ट है पेन का जो कि बुक है वो कॉपी से नो की तरह रिलेटेड है और वो विजिबल है। तो हम बोल सकते हैं ना कि सम
पेन आर नॉट कॉपी बोल सकते हैं, तो यही तो कहा गया है। एटलीस्ट सम का मतलब भी सिर्फ सम ही होता है, इसको आपको जरूरी नहीं है कि अलग कोई वर्ड नहीं है, ये सेम टू सेम ही है, इसका मतलब सम ही है। तो सेकंड वाला कंक्लूजन आपका ट्रू रहेगा। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा, all mouse are office, all mouse are office और all offices are laptops। ठीक है, अब यहाँ पे देखो some offices are mouse, कुछ offices mouse है, yes ये करेक्ट है। तो जब भी ऐसा डायग्राम होगा तो इससे आप ये बता सकते हो कि some MRO ये भी करेक्ट है, और इससे some ORM ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सम LR माउस, सिमिलर ही डायग्राम है, सेम ही बात है, तो सम का रिलेशन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ओनली बोथ 1 and 2 आपके आंसर में आएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो, इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा? तो सम डॉल्फिन्स आर वाइल्ड, कह रहा है कि कुछ डॉल्फिन आपके वाइल्ड हैं। ऑल वाइल्ड आर रैबिट और सम आउल आर रैबिट। तो ये आपके पास पूरा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं पहला कंक्लूजन। देखो चेक करो, क्या सम डॉल्फिन और आउल है? नहीं, डॉल्फिन और आउल के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यहां पे ये आपका सही नहीं होगा। नो वाइल्ड इज आउल, अगेन देखो वाइल्ड का सर्कल यहां तक खत्म हो गया है, आउल का सर्कल यहां तक खत्म, कोई टच नहीं है इनके बीच में, ना ही कोई दूसरा कनेक्शन है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हम नो करेंगे या फिर रॉन्ग कर देंगे। अब पूछा सम रैबिट आर वाइल्ड, क्या कुछ रैबिट वाइल्ड हैं? तो ये आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे दिख रहा है वाइल्ड सारे, अगर देखो वाइल्ड अगर सारे के सारे रैबिट के अंदर ही होंगे तो ऑब्वियसली सम पार्ट ऑफ रैबिट आपका आउल तो वाइल्ड तो कवर कर ही रहा है, तो ये करेक्ट होगा। नो डॉल्फिन इज आउल भी रॉन्ग होगा, क्योंकि अगेन अगर देखो नो डॉल्फिन इज आउल कई लोग सही कर देंगे, कहेंगे कि डॉल्फिन और आउल का तो रिलेशन है ही नहीं मैम, पर डिफाइन कहाँ है? देखो जब तक आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है या उन दो पर्सन का कोई रिलेशन का आपको जानकारी नहीं है, तो आप उन दोनों के रिलेशन को कैसे डिफाइन करोगे? आप तो सिर्फ कहोगे कि शायद, है ना, पर डेफिनेटली नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड ही आपका फॉलो कर रहा है कंक्लूजन। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए। तो आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा। सम रॉक आर पेबल और ऑल पेबल आर डार्क, ये है। तो ऑल रॉक्स कैन बी डार्क और ऑल डार्क कैन बी रॉक। अब देखो रॉक और डार्क का क्या रिलेशन है? रॉक और डार्क का सिंपली आपको ये रिलेशन दिख रहा है सम का। कैसे दिखा? देखो रॉक और डार्क के बीच में सम का पार्ट है, तो मैंने आपको अलग से दिखा दिया ये डायग्राम, राइट। अब यहाँ पे जब उनके बीच में कुछ पार्ट जो है, इन कुछ पार्ट कॉमन है, तो ये कैन बी का मतलब है कि पॉसिबल दिया गया है, पॉसिबिलिटी है ये, कि आप पॉसिबिलिटी बता दो कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, हमें श्योरिटी नहीं देखनी है। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी बताओ। श्योर तो हमारे पास ऑल वाला रिलेशन श्योर नहीं है, हम सिर्फ सम के लिए श्योर हैं। क्लियर है, जैसे अभी तक सिखाया। बट इसका मतलब जो ये आर का ये पूरा पार्ट है, ऑल रॉक आर डार्क का मतलब क्या सारे रॉक डार्क के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल। तो जब तक कोई रोकेगा नहीं तब तक तो जा ही सकते हैं, अगर आप हमें पॉसिबिलिटी दोगे तो, राइट। क्योंकि उनके बीच में देखो, उनके बीच में कुछ पार्ट तो कॉमन है, तो पॉसिबिलिटी होगी कि सारा ही पार्ट कॉमन हो, तो आपके पास ये करेक्ट होगा। सिमिलरली ऑल डार्क कैन बी रॉक, क्या सारे डार्क रॉक के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल। ये डार्क के अंदर जितना पार्ट खाली है वो हो सकता है कि इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, राइट। पॉसिबिलिटी गिवन हो सकती है, मतलब हम पॉसिबल बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, देखो कैन बी अलग है, कैन बी, मे बी, इन्हें बोलते हैं इनडेफिनेट वर्ड्स, राइट। तो आपके पास यहाँ पे इनडेफिनेटली ही पूछ रहे हैं, वो डेफिनेटली नहीं पूछ रहे हैं, तो आपके पास बोथ 1 and 2 फॉलो करेगा। क्लियर है यहां पर? ओके
तरीके से अगर मेरे पास पेबल का आ जाए कि क्या आप सारे पेबल रॉक के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल वो भी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम डायरेक्शंस पे चलते हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास 4 डायरेक्शंस गिवन होती हैं, जैसे कि हो गया नॉर्थ, ठीक है, आपका ये हो गया ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शंस है वो आपकी फिक्स्ड रहती हैं जब तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन में चेंज नहीं दिया गया है। तो जब तक कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तब तक ये फिक्स्ड ही है कि मतलब कोई पर्सन नॉर्थ मूव करेगा तो आप उसको अपवर्ड मूव कराते हो, कोई पर्सन साउथ मूव करेगा तो उसको डाउनवर्ड मूव कराते हो, कोई पर्सन अगर आपका ईस्ट मूव करेगा तो आप राइट साइड को मूव करवाओगे। इन्हीं के बीच में आपकी कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच के पॉइंट को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच के पॉइंट को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। इसका मतलब कोई पॉइंट साउथ और ईस्ट के बीच में है तो वो कहाँ होता है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में होगा तो वो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और जो आपके नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा तो वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारा आपके पास इस तरीके से 4 और प्लस 4 आपकी कितनी डायरेक्शंस हो गई यहाँ पे, 8 डायरेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट का ध्यान रखना होता है। लेफ्ट राइट का मतलब हो गया कि कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो अब वो लेफ्ट उसका ये साइड है, ठीक है, और उसका जो राइट है, नॉर्थ फेसिंग पर्सन है ये, ठीक है, उसका जो राइट डायरेक्शन है वो ये वाला है। पर अगर कोई पर्सन वहीं पे साउथ फेस कर रहा है, कोई पर्सन यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, तो ये वाला जो साइड है आप अपने हाथों के हिसाब से नहीं देख सकते। तो जो अब अगर आप साउथ देख रहे हो, पीछे की तरफ देख रहे हो, तो अब आपका ये वाला जो साइड है वो लेफ्ट बन गया है और ये वाला जो साइड है वो आपका राइट बन गया, बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है नॉर्थ और साउथ का। सिमिलरली अगर कोई पर्सन यहाँ पे वेस्ट देख रहा होगा तो वेस्ट जब देख रहा होगा तो मतलब यहाँ पे इस एरो की तरह उसका डायरेक्शन है। बेसिकली अगर उस एरो की तरफ उसका डायरेक्शन ऑफ फेसिंग है तो उसका जब लेफ्ट टर्न होगा वो किधर को जाएगा, तो उसका जो लेफ्ट टर्न होगा वो आपका इधर को जाएगा ऐसे, और उसका जो राइट टर्न होगा वो आपका ऊपर की साइड को आप बनाओगे क्योंकि राइट इधर की साइड दिख रहा है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में यहाँ पे रखने हैं। ओके, चलिए अब इसमें हमारे पास एक आता है फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे फाइंड आउट करते हो आप? आपके पास यहाँ पे क्या होता है, हमेशा जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिनरी बन सकता है। वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमारा एक इमेजिनरी बन जाता है, ठीक है, जिसका हम नाम अभी यहाँ पे ABC रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, A to B आपने जर्नी करी, B to C आपने जर्नी करी, बट मुझे जाना है A से लेकर C तक डायरेक्टली या फिर शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट जब आपका होगा तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसमें जब शॉर्टकट हमारे पास होगा तो वो आपके पास A और C का आपको मेजरमेंट निकालना होगा। तो ऑब्वियसली आपको तीसरे का मेजरमेंट निकालना, तो 2 साइड्स आपको गिवन होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इस तरीके से AC का मेजरमेंट निकाल दोगे। अगर कभी भी मान लो AC गिवन हो गया, AC गिवन है तो आप AB को आपको निकालना, तो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस माइनस होगा जब लॉन्गर साइड आपकी इधर जाएगी, 1 सेकेंड सॉरी, हाँ यहाँ पे हम थे, इस पे थे हम A, B एंड C। A, B और C। तो मुझे AC जब फाइंड आउट करना है तो मुझे फाइंड आउट करना है AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। तो ये हमारा हो गया। एक आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, अगर मुझे सपोज AB निकालना है तो अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। अगर आपको BC निकालना है सपोज, तो अगेन सेम अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस, जब लॉन्गर साइड आपके अंडर रूट के अंदर जाएगी तब माइनस करना है, ठीक है, बस यही ध्यान रख लो, AB स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये हम निकाल रहे थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और आता है टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। जब टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होगा, अब आप कहोगे मैम ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे टोटल निकालें, कहाँ पे शॉर्टेस्ट निकालें। देखो जब भी सिर्फ डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन, सिर्फ डिस्टेंस ऐसे पूछा जाए तब आप शॉर्टेस्ट ही फाइंड आउट करते हो। कई बार शॉर्टेस्ट का नाम लिखा होगा, कई बार नहीं लिखा होगा, बट अगर वहाँ पे स्पेसिफिक कहा गया है कि टोटल, जब स्पेसिफिक हो टोटल, तब जाके आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी फाइंड आउट करते हो। कैसे करते हो? जब आप सारे जो डिस्टेंस मेजरमेंट होगा, डिस्टेंसेस को ऐड करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास है यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन। अब वन बाय वन हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके सामने है रजत स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। कह रहा है कि रजत ने शुरू किया है तो साउथ की तरफ मूव करेगा वो। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर ही टर्न्ड लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे वो पर्सन इधर इस पॉइंट से शुरू हुआ, अब उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज उसने 50 मीटर चल लिया। अब इस पॉइंट से वो लेफ्ट जाएगा, तो लेफ्ट किधर होगा उसका? ये होगा उसका लेफ्ट, क्योंकि वो साउथ देख रहा है, ध्यान रखे। तो अब यहाँ पे उसने 30 मीटर कवर कर दिया। यहाँ से उसने क्या किया? टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड फॉर 40। यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और सिर्फ 40 मीटर का चला है वो। अब वो रुक चुका है, बट वो अब कहाँ फेस कर रहा है? आप देखो ध्यान से, वो नॉर्थ की तरफ। ये एरो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? ये नॉर्थ पॉइंट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो यहीं पे से आप इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। आपके सामने एक और मेथड जिसमें सिंपल यही पूछा जाएगा कि फाइनली वो कहाँ फेस कर रहा है। तो पहले उसने जो शुरुआत की है वो कहाँ से करी है? साउथ से करी है। तो पहले उसने जो टर्न लिया है वो क्या लिया है? इसके बाद लेफ्ट टर्न लिया है, राइट। उसके बाद उसने क्या लिया है? एक और लेफ्ट टर्न लिया है। तो याद रखिएगा, जब भी दो सेम डायरेक्शन में टर्न आ जाए, दो कंसेक्यूटिव टर्न लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट, तो हमेशा आपके पास क्या होता है? आपके पास क्या होता है कि वो पर्सन अपनी ऑपोजिट पोजीशन में आ जा सकता है, अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता है। जैसे पहले साउथ था तो यहाँ पे अब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे अब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन साउथ की क्या होगी? नॉर्थ। ठीक है, और ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ऑपोजिट। तो अभी वो पर्सन कहाँ फेस कर रहा है? नॉर्थ। तो ऐसे करके भी आपने नॉर्थ फाइंड आउट कर लिया। सपोज अगर यहाँ पे राइट और राइट हो, सपोज अगर यहाँ पे राइट और राइट हो, तो भी आपके पास यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन ही होता है। क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन ही होता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। अ बॉय स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। उसने क्या किया? नॉर्थ से शुरुआत किया है। देन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से उसने एक लेफ्ट टर्न से लिया, लेफ्ट टर्न एंड टुक अ राइट टर्न ऑफ 50। तो अगेन उसने एक राइट टर्न लिया यहाँ से। फ्रॉम देयर ही अगेन टुक अ राइट टर्न, यहाँ से एक और राइट टर्न लिया है। ठीक है, यहाँ से उसने एक और लेफ्ट टर्न लिया है। ठीक है, और वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया। अब बताओ कि वो कहाँ फेस कर रहा है? ये अब लास्ट की डायरेक्शन अगेन पूछी गई है। अब एक चीज ध्यान रखो, अभी आपने क्या सीखा? जब दो सिमिलर कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शन आ जाएगी तो आपके पास वो अपनी ही डायरेक्शन के ऑपोजिट फेस करेगा। बट अगर यहाँ पे वो दो अलग अलग डायरेक्शन लेफ्ट और राइट कॉन्जिक्यूटिवली, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, चाहे वो पहले कुछ भी डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन में जाए, ठीक है, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, तो वो अपनी ही डायरेक्शन में वापस आ जाता है। सेम टू सेम क्या आ जाता है? अपनी ही डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो जैसे कि लेफ्ट राइट का मतलब होगा नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। जैसे कि ये लेफ्ट और ये राइट, जब यहाँ पे लेफ्ट और राइट उसने ले लिया, एक बार लेफ्ट एक बार राइट ले लिया, तो यहाँ के बाद भी नाउ दैट पर्सन स्टिल इज फेसिंग इन नॉर्थ। अगेन राइट और लेफ्ट एक बार और आ गया, तो अगेन दैट पर्सन स्टिल इज फेसिंग इन नॉर्थ बिकॉज देयर विल बी नो चेंज, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा? एट द एंड भी नॉर्थ ही फेस कर रहा होगा वो पर्सन। तो मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे आया है। ठीक है, देखो पर्सन ने स्टार्ट किया नॉर्थ से, उसने नॉर्थ से जब स्टार्ट किया टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट लिया उसने 20 मीटर। ठीक है, लेफ्ट लेके उसने एक राइट टर्न लिया और 50 मीटर का ले लिया। ठीक है, 50 मीटर का लेफ्ट टर्न लेके उसने एक और राइट टर्न लिया 50 मीटर का ही।
फिर उसने यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लिया है, तो लास्ट में उसने एक लेफ्ट टर्न लिया है, तो अगेन देखो वो कहाँ फेस कर रहा है, एट द एंड वो फेस कर रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही जो आपके तरीके हैं आप समझ चुके हैं, और आप जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम दोनों में ही नहीं लगेगा, बट हाँ अगर आपको लेफ्ट राइट का आ जाता है तो आपको ज़्यादा समय उसको सॉल्व करने में नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे एक पर्सन स्टैंड करता है। ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स हिज वेस्ट, वो अपने वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है। तो सपोज अ पर्सन इज फेसिंग स्टैंडिंग एट पी हियर एंड वो अपने वेस्ट, देखो वेस्ट मैंने आपको सिखाया था, वेस्ट ये डायरेक्शन है, ठीक है, इस साइड को, तो इधर की चलना स्टार्ट किया एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर, यहाँ पे उसने 4 मीटर चला। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट आपका नीचे को होगा एंड वो कितना चल रहा है 3 मीटर। यहाँ पे 3 मीटर चलने के बाद ही रीच्ड एट पॉइंट क्यू, कहाँ पे पहुंच गया, एट पॉइंट क्यू, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट क्यू पे पहुंचा, उसके बाद अगेन वो एक लेफ्ट टर्न लेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो, अब जब वो पर्सन को आपने यहाँ से लेफ्ट मुड़ाया था तो वो पर्सन नीचे देख रहा था, यहाँ से अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वो यहाँ पे इस तरीके से लेगा और 2 मीटर कवर कर रहा है। 2 मीटर का मतलब बिल्कुल इसके बीचों बीच, जब आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम सिमेट्रिक ही बनाना, मतलब ऐसे गलत सलत डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। एंड रीच्ड एट पॉइंट आर, मतलब वो कहाँ चला गया, पॉइंट आर पे चला गया यहाँ पे, ठीक है। देन ही टेक्स अ राइट टर्न, यहाँ पे इस पॉइंट आर से उसने एक राइट टर्न लिया और 4 मीटर कवर किया है, तो ये 4 मीटर उसने यहाँ पे कवर किया एंड कहाँ पे पहुंच गया, पॉइंट एस पे, राइट, पॉइंट एस पे। अब यहाँ पे से आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पी विद रिस्पेक्ट टू एस। अब ये पूरा डायग्राम बन गया। तो जब आपको पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट या फिर फ्रॉम अ पॉइंट या फिर टू अ पॉइंट, तो हमेशा याद रखना जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला पॉइंट होता है ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। एंड सपोज आप इस पॉइंट पर खड़े होकर पहले वाले पॉइंट को देख रहे हो, तो अगर एस से आपको पी की डायरेक्शन बतानी है तो ये आप एस से पी को ऐसे देखोगे ऊपर की तरफ को। अब यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन है। अगर नहीं किसी को समझ आ रही होगी तो आप एक प्लेन बना सकते हैं, वही नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ का। आप सेम टू सेम एरो अगर इस पूरे चार्ट में आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, इस टाइप में, इस चार्ट में, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका ये बन रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा कि ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें आप बोलोगे दैट पी इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस। क्लियर है। अगर उसने बोला पॉइंट टी इज 2 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट टी जो है वो 2 मीटर ईस्ट है, कहाँ से, एस के। एस का जो ईस्ट होगा वो एस का इधर की तरफ होगा, है ना। अब यहाँ पे टी पॉइंट ये रहा नया। अब ये जो टी पॉइंट है वो सिर्फ एडिशनल कंडीशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही है, आप दूसरे क्वेश्चंस में इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड टी, अगर ये आपको डिस्टेंस बोल रहा है तो अगेन मैंने आपको कहा शॉर्टेस्ट। अब शॉर्टेस्ट तो वही होगा ना जो सबसे छोटा डिस्टेंस, तो सबसे छोटा डिस्टेंस पी और टी के बीच में तो यही होगा। अब पी और टी जो है वो, पी जो है वो करेक्टली इसके नॉर्थ में है, पी जो है वो टी के करेक्ट नॉर्थ की तरफ है, ऐसे, राइट। तो आपको ये थोड़ा डायग्राम ऐसे ही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो आपके पास टी और पी का जो डायग्राम है, पी जो है वो कंप्लीटली नॉर्थ में है टी से, तो आपके पास डिस्टेंस ये ऊपर का इतना डिस्टेंस 3 होगा, ये बीच नीचे का डिस्टेंस 4 होगा, तो 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 मीटर। कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो हर बार ऐसा नहीं है कि आपका ट्राइंगल ही बनेगा, जब ट्राइंगल जहाँ पे नहीं बन रहा, स्लांट हाइट जहाँ पे बनेगी वहीं पे तो ट्राइंगल, ऐसे हाइट जहाँ पे बनेगी वहीं पे ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो पॉइंट आर जो है वो अगेन आप देखो पी से कैसे देखोगे, नीचे की तरफ, तो पी आपका ये है, आर आपका ऐसा है। अब अगेन इस चार्ट में आप इसको बनाओगे तो ये चार्ट आपका है, तो ये किसके बीच में बन रहा है, वेस्ट और साउथ के बीच में, तो साउथ वेस्ट विल बी माय आंसर। क्या आंसर आएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा घर से, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है एंड वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। और तब तक आप इसको ज़रूर आंसर करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सोल्यूशन आपने दिया था क्या वो सही था या फिर नहीं था। अगेन आप देख सकते हो शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। एक क्वेश्चन हमने सेम ऐसे ही कर लिया है, तो अभी आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है एंड देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड यू हैव ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहिएगा। जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जितना आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच।